हमारे केंद्रीय परिवहन मंत्री की तरफ से अनाउंस किया गया है कि हाल ही में भारत सरकार की तरफ से E100 फ्यूल फ्रेमवर्क को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। पर क्या इसका मतलब ये है कि अब भारत में बिना पेट्रोल की गाड़ियां चलेंगी? और E100 का मतलब क्या होता है? तो आज इस वीडियो में हम इन्हीं तमाम सवालों को जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर भारत सरकार की तरफ से जो E100 को बढ़ावा दिया जा रहा है, उसके मायने क्या है, उसका अर्थ क्या है और हमारी इकोनॉमी के लिए, सामान्य लोगों के लिए उसके क्या अर्थ हो सकते हैं। तो ये तमाम सवाल हम डिस्कस करने वाले हैं। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृश्याइस चैनल की इस नए वीडियो में। चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। और सबसे पहले अगर आप खबर देखें तो खबर हमारी बहुत सिंपल सी है कि भारत सरकार की तरफ से E100 को मंजूरी प्रदान की गई है, या आप कह सकते हैं कि बायो मोबिलिटी जो आप सरकार की रणनीति है उसको यहां पर मंजूरी प्रदान की गई है, जिसमें हम शुद्ध एथनॉल जो है, शुद्ध एथनॉल को फ्लेक्स फ्यूल इंजन जो आपके वाहन होते हैं उनमें चलाएंगे, जिसकी वजह से भारत की जो तेल पर निर्भरता है, भारत की जो गैस पर निर्भरता है, उस निर्भरता को कुछ हद तक कम किया जा सकेगा। तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट यहाँ पर आपको देखने को मिला है कि भारत सरकार ने एक बड़ा प्रयास, एक बड़ा कदम यहाँ पर उठाया है। इसके लिए सरकार ने कानूनी ढांचा यहाँ पर तैयार किया है। लेकिन इसकी जरूरत क्या है, इसकी आवश्यकता क्या है, उसको भी हमको समझना पड़ेगा। अगर आप देखें तो वर्तमान समय में भारत जो है वो अपनी तेल और गैस की जरूरतों के लिए मुख्य तौर पर आयात पर निर्भर है। अगर आप आंकड़ों की बात करें तो भारत जितने भी तेल का इस्तेमाल करता है उसमें से 85% तेल जो है वो दुनिया के दूसरे देशों से आता है। तो 85% तक हमारी तेल की जरूरतें जो हैं वो दुनिया के दूसरे देशों से पूरी होती हैं। तो ऐसे में भारत के सामने बहुत बड़ी चुनौतियां आती हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर वैश्विक स्तर पर कोई अस्थिरता आ जाती है, कोई अनस्टेबिलिटी आ जाती है, जैसे कि वर्तमान समय में आपको देखने को मिला जब आपका इजराइल और ईरान के बीच में वॉर शुरू हुआ, जब इजराइल और यूएसए के बीच, सॉरी माफ कीजिएगा, जब ईरान और यूएसए के बीच में वॉर शुरू हुआ, तो इसकी वजह से आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी देखने को मिली। और इसी दौरान हमको देखने को मिला कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के जो प्राइस थे वो $120 प्रति बैरल से भी ऊपर पहुंच गए थे, जो कि बहुत ज्यादा प्राइस है। तो इसी वजह से जब भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई अनसर्टेनिटी आती है तो भारत के ऊपर, भारत का जो इंपोर्ट बिल है, भारत सरकार का जो खजाना है, उस पर बहुत ज्यादा प्रभाव आपको देखने को मिलता है। तो एक तो ये इंपैक्ट यहां पर हो गया। इसके अलावा अगर आप देखें तो इससे इसका परिणाम क्या रहता है, जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनसर्टेनिटी आती है, जब जब प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो इसकी वजह से भारत का जो आयात बिल है वो यहां पर बढ़ता है, क्योंकि जो हमारा ईंधन है, जो हमारा फ्यूल है, वो एक बहुत बड़ी हिस्सेदारी रखता है भारत के आयात बिल में, बहुत बड़ा योगदान करता है। तो इसकी वजह से भारत का जो आयात बिल है वो भी यहाँ पर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसे में हमको एक सोल्यूशन की जरूरत है, हमको एक उपाय की जरूरत है। और यही उपाय है कि हम जो है बेसिकली हमारी जो घरेलू बायोफ्यूल इकोनॉमी है, जो जैव ईंधन इकोनॉमी है, जिसपे आप एथनॉल को भी शामिल कर सकते हैं, तो हमको अपनी घरेलू बायोफ्यूल इकोनॉमी को और ज्यादा मजबूत करना पड़ेगा। इसीलिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि भारत में आपका सबसे पहले E20 की बात की गई थी, फिर E35 की बात हुई, E85 की बात भी आपको देखने को मिली, और अब अंततः सरकार ने E100 को भी मंजूरी प्रदान कर दी है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि E100 की हमको जरूरत क्या है, वो यहां पर हमने समझ लिया है। अब आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सूचना है। सूचना ये है कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपका कोई दोस्त है, कोई साथी है जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, तो हम आपके लिए एक बहुत ही शानदार कोर्स लेकर के आए हैं जिसका नाम है ISGS फाउंडेशन कोर्स। ये जो कोर्स है ये एक फाउंडेशन कोर्स है जहां पर आपकी नींव को, आपके बेस को मजबूत किया जाएगा। ये पूरा कोर्स ऑनलाइन होने वाला है, तो आप अपनी सहूलियत के मुताबिक कभी भी कहीं से भी रह करके पढ़ाई कर सकते हैं। और सारी क्लासेस हमारी जो नोएडा और करोल बाग की ब्रांचेस हैं वहां से लाइव होंगी। तो सारा आपको क्वालिटी कंटेंट जो है वो बिल्कुल यहाँ पर मिलने वाला है। हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यमों में क्लासेस आपको मिलेंगी। स्ट्रक्चर्ड 400 प्लस क्लासेस यहाँ पर आपको मिलेंगी। इसमें आपको सारी जो भी सब्जेक्ट है आपके, उनके प्रिंटेड कलर नोट्स मिल जाएंगे। मेंस कैप्सूल सीरीज आपको मिलेगी, प्रीलिम्स की प्रैक्टिस सीरीज आपको मिलेगी। आप अपने आंसर्स को इवैल्यूएट करा सकते हैं। आपको इसके साथ साथ करंट अफेयर का 3 साल का एक्सेस मिलेगा, AI पावर्ड लर्निंग मिलेगी। तो बहुत सारे फीचर्स जो हैं वो इस पूरे कोर्स में मौजूद हैं। तो अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहां पर क्लिक करके आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। या अगर आप जो है इसके बारे में जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। नंबर आप नोट कर लीजिए 8750187501। इस नंबर पर आपको डिटेल से जानकारी मिल जाएगी। चलिए अब यहां से हम बढ़ते हैं आगे। और आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि जब हम E20 की बात करते हैं तो उसमें ये कहा जाता है कि इसमें 20% एथनॉल है और 80% आपका जो दूसरा गैसोलीन होता है, या पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, वो आपको देखने को मिलता है। जब हम E85 की बात करते हैं तो उसमें कहा जाता है 85% एथनॉल है और 15% आपका पेट्रोल है या फिर गैसोलीन है।
पर जब हम E100 की बात करते हैं तो क्या उसका मतलब ये है कि उसमें 100% प्योर एथेनॉल का इस्तेमाल होता है? तो आपको याद रखना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब हम E100 की बात करते हैं तो वहां पर बिल्कुल भी 100% एथेनॉल इस्तेमाल नहीं होता है। उसमें भी आपको लगभग 93 टू 95% जो है प्योर एथेनॉल देखने को मिलता है। 93 टू 95% जो है प्योर एथेनॉल आपको देखने को मिलता है। और बाकी जो आपका 5% हिस्सा बचा, बाकी 5% हिस्सा आपका को सॉल्वेंट होता है, जैसे पेट्रोल हो गया, गैसोलीन हो गया। तो 95 तक आप परसेंट आपका एथेनॉल होता है और 5% आपको को सॉल्वेंट जैसे गैसोलीन हो गया, पेट्रोल हो गया, ये देखने को मिलता है। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि अगर हम E100 की तरफ जा रहे हैं तो आखिर हम 100% एथेनॉल क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं? उसके पीछे क्या रीजन है? उसके पीछे रीजन अगर आप देखें, उसके पीछे मुख्य जो रीजन है वो सेफ्टी का रीजन होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर आप देखें, जैसे आपका जो एथेनॉल है, एथेनॉल एक बहुत क्लीन गैस होती है। तो जब एथेनॉल को आप बर्न करते हैं तो कोई बहुत ज्यादा फ्लेम आपको देखने को नहीं मिलती है, तो उसको पता लगाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो ऐसे में जब आग लगने की स्थिति में दृश्यमान लौ जो विजिबल फ्लेम है, विजिबल फ्लेम जो है उसको प्राप्त करने के लिए इसमें को सॉल्वेंट या फिर पेट्रोल मिलाया जाता है। तो एक तो सुरक्षा का कारण हो गया, दूसरा कारण है आपका स्थिरता यानी कि स्टेबिलिटी। जो आपका एथेनॉल है, एथेनॉल बेसिकली जो नमी वाले इलाके हैं, जो मॉइस्चर वाले इलाके हैं, वहां पर अच्छा काम करता है। लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ने लगता है तो एथेनॉल वहां पर धीरे धीरे फ्रीज हो जाता है और एथेनॉल और जो गाड़ी है वो काम करना बंद कर सकती है। तो ऐसे में स्थिरता लाने के लिए, उसमें स्टेबिलिटी लाने के लिए उसमें पेट्रोल या जो कॉसोल्वेंट है या जो गैसोलीन है वो मिलाया जाता है, ताकि वो टेम्परेचर कम होने पर उसमें आपको फ्रीजिंग ना देखने को मिले। तो ये दो रीजन यहाँ पर आपको याद रखने हैं कि 100% एथेनॉल क्यों नहीं मिलाया जाता है। एक तो सेफ्टी का रीजन है, हमको विजिबल फ्लेम चाहिए, और दूसरा आपका स्टेबिलिटी का रीजन है, हमको फ्रीजिंग से बचना है। ये दो रीजन यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो अब एक और चीज यहाँ पर हमको याद रखनी है जिस पर हमने पहले भी बात की थी, वो है आपका फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल। जो फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल है वो यहाँ पर डेवलप किया गया है, और फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल मुख्य तौर पर आपका E85 से लेकर के E100 तक के जो व्हीकल होते हैं उनके लिए डेवलप किया गया है। इसमें अगर आप देखें, जो पारंपरिक पेट्रोल वाहन होते हैं और जो आपका फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल होते हैं, इनमें क्या डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले पारंपरिक व्हीकल की अगर आप बात करें, उसमें जो फ्यूल सिस्टम होता है उसमें आपका नॉर्मल जो इक्विपमेंट्स होते हैं या नॉर्मल जो आपके कंपोनेंट्स होते हैं उसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जो आपका फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल होता है उसमें हम कोरोजन रेजिस्टेंट कंपोनेंट का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि जो आपका एथेनॉल है वो नमी को सोखता है। हमने देखा था एथेनॉल जो है वो नमी को सोखता है, और इसीलिए इंजन जो है खराबी की संभावना बनी रहती है, कोरोजन की संभावना बनी रहती है। और इसीलिए जो आपके फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल होते हैं या फ्लेक्स फ्यूल इंजन होते हैं, उन इंजन्स में आपका ऐसा मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है जो कि कोरोजन के प्रति रेजिस्टेंट हो। तो एक ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस आपको याद रखना है। इंजन कैलिब्रेशन की बात करें तो इसमें आपको स्टैंडर्ड कैलिब्रेशन देखने को मिलता है। अगर फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल की बात करें तो इसमें आपका विशेष फ्यूल इंजेक्टर और एडवांस कैलिब्रेशन आपको देखने को मिलता है, यानी कि फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल में एडवांस कैलिब्रेशन होता है। अगर एनर्जी डेंसिटी और माइलेज की बात करें तो यहां पर जो आपका जो सामान्य व्हीकल होते हैं उसका जो एनर्जी डेंसिटी होती है, उसका जो माइलेज होता है, उसको अगर आप 100% बेसलाइन मानेंगे तो फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल की जो एनर्जी डेंसिटी है वो बेसलाइन से 25 टू 30% तक आपको कम नजर आएगी। यानी कि फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल की जो माइलेज होती है वो कंपैरेटिवली यहां पर कम होती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल की जो माइलेज होती है वो आपका नॉर्मल व्हीकल से कम होती है। इसके अलावा अगर कंपैटिबिलिटी की बात करें तो यहां पर जो आपका पारंपरिक पेट्रोल वाहन है उसमें आप E100 को नहीं चला सकते हैं, उसमें आप E100 को नहीं चला सकते, यानी कि आपकी जो सामान्य गाड़ी है, आपके पास कोई गाड़ी मौजूद होगी, उस गाड़ी में आप E100 फ्यूल को कंज्यूम नहीं कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो आपका फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल है इसमें आप गैसोलीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, प्लस इसमें आप E100 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें आप सब कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन, इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो है वो यहाँ पर हमने देख लिया है। अब इसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पर आपका वर्तमान समय में जो आपका जो ई व्हीकल है उसके विकल्प के रूप में जो आपका फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल है उसको हम अपना रहे हैं। तो क्या क्या चीजें यहाँ पर हुई हैं, सबसे पहले अगर आप देखें वर्तमान समय में क्या अवेलेबिलिटी है फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल की, तो वर्तमान समय में आपका रिसेंटली एक फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल लॉन्च किया गया था जिस पर हमने पहले बात भी की थी। किसने लॉन्च किया था इसको लॉन्च किया गया था मारुति सुजुकी और हीरो की तरफ से, जो कि 100% एथेनॉल मोटरसाइकिल जो है वो यहाँ पर लॉन्च की गई थी। इसके अलावा आप देखें टोयोटो और हुंडई ये जो है
ये भी E100 अनुकूल वाहन बनाने की तैयारी कर रहे हैं। ये भी लगातार इस जो है दिशा में काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ अगर आप रणनीतिक लाभ की बात करें, स्ट्रेटेजिक बेनिफिट की बात करें, तो भारत सरकार की तरफ से यहाँ पर जो जो नियमों को मंजूरी दी गई है, वो बेसिकली एक जो है नियामक स्पष्टता प्रदान करता है, रेगुलेटरी सर्टेनिटी प्रदान करता है कि सरकार इस संबंध में प्रयास कर रही है, सरकार इस संबंध में कोशिश कर रही है और सरकार जो है क्लियरिटी लेकर के आ रही है, जिसकी वजह से जो आपके निर्माता हैं उनके पास एक स्टैंडर्ड मौजूद होगा कि उनको किस लेवल का वाहन बनाना है। तो ये भी एक बेनिफिट यहां पर हमको देखने को मिलता है। लेकिन कुछ चुनौतियां भी हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ चैलेंजेस हमारे पास नहीं है। E100 को स्वीकार करने में, E100 को अपनाने में वर्तमान समय में टोटल 3 चैलेंजेस, कुल मिला के 3 चैलेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। सबसे पहला चैलेंज है आपका डिस्पेंसिंग का चैलेंज, यानी कि वितरण का चैलेंज। वितरण का चैलेंज अगर आप देखें तो जो ऑयल मार्केटिंग कंपनियां होती हैं उनके द्वारा समर्पित E100 डिस्पेंसिंग स्टेशन का क्रमिक रोल आउट करना अभी थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि आपको पता है कि E100 जो है वो बेसिकली आपका उसमें बहुत ज्यादा कोरोजन आपको देखने को मिलता है। तो उसको स्टोर करने के लिए आपको अलग तरीके के उपकरणों की जरूरत होती है, अलग तरीके के जो है मैकेनिज्म आपको बनाने पड़ते हैं। लेकिन अभी हमारे पास वो मैकेनिज्म मौजूद नहीं है। तो ऑयल मार्केटिंग कंपनियां जो है वो E100 को कैसे सप्लाई करेंगी, वो बड़े लेवल पर कैसे सप्लाई करेंगी, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज वर्तमान समय में मौजूद है। दूसरा चैलेंज भी इसी से जुड़ा हुआ है। दूसरा चैलेंज अगर आप देखें तो वो चैलेंज है आपका स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन का चैलेंज, यानी कि आपको जो है E100 को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर के जाना है, तो भी आपको ऐसे उपकरणों की जरूरत पड़ेगी जो कि कोरोजन रेजिस्टेंट हों, ऐसे मशीनों की आपको जरूरत पड़ेगी जो कि कोरोजन रेजिस्टेंट हों, यानी कि जिनमें आपको बहुत ज्यादा कोरोजन ना देखने को मिले। तो ऐसे उपकरणों को बनाना, ऐसे वाहनों को बनाना, ऐसे स्टोरेज इक्विपमेंट बनाना, ये वर्तमान समय में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और तीसरा जो चैलेंज है वो आपका प्रमाणन का चैलेंज है, सर्टिफिकेशन का चैलेंज है। सर्टिफिकेशन के चैलेंज की अगर आप बात करें, बेसिकली चैलेंज ये है कि अभी हमको नहीं पता है कि ई व्हीकल जो आपके 100 E100 है उसके क्या स्टैंडर्ड हैं, उससे कितना उत्सर्जन होता है, कितना उत्सर्जन नहीं होता है, तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड मौजूद नहीं है। तो जब हमारे पास स्टैंडर्ड नहीं है तो इसकी वजह से हम सर्टिफिकेशन भी नहीं कर सकते हैं। जैसे आप सामान्य गाड़ियों का देखें तो सामान्य गाड़ियों का आपका पॉल्यूशन चेक होता है, क्योंकि हमारे पास पहले से एक बेस लेवल मौजूद है कि इतना जो उत्सर्जन है वो एक गाड़ी से सामान्यतः होता है, और अगर किसी गाड़ी में इससे ज्यादा उत्सर्जन हो रहा है तो उस गाड़ी में प्रॉब्लम है। लेकिन अभी हमारे पास E100 को लेकर के ऐसे जो प्रमाणन है, ऐसे जो स्टैंडर्ड है वो मौजूद नहीं है। तो सरकार को ऐसे स्टैंडर्ड जो हैं वो भी डेवलप करने पड़ेंगे। तो ये 3 बड़ी प्रॉब्लम जो है वर्तमान समय में आपको E100 को लेकर के देखने को मिलेंगी, जिन पर हमने चर्चा कर ली है। अब यहाँ पर आप देखें तो ये जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल हमको बताता है कि भारत सरकार आत्मनिर्भर बायो मोबिलिटी इकोसिस्टम तैयार करने की कोशिश कर रही है, जहां पर केवल हम परिवहन पर या पॉल्यूशन को कम करने पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, बल्कि जो आपका E100 है या आपका जो बायो एथेनॉल है या बायो जो ईंधन है, उसके माध्यम से हम पूरी इकोनॉमी को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर किसानों को मजबूत करने का हम प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर जो आपकी ग्रामीण अर्थव्यवस्था है वो मजबूत होगी। इसके माध्यम से हमारी जो ओवरऑल इकोनॉमी है वो मजबूत होगी, क्योंकि सरकार का जो बिल है वो भी यहाँ पर कम होगा। तो एक पूरा इकोसिस्टम जो है वो इसकी वजह से प्रभावित होगा। सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे जो किसान फसल उगा रहे हैं उन किसानों की आय में वृद्धि आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर आप देखिए जो रिफाइनरीज हैं, वो रिफाइनरीज बेसिकली आपका ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित की जाएंगी, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा फसलों का उत्पादन हो रहा है और उसी से हम बायोफ्यूल बनाएंगे। तो इसके माध्यम से आपको ग्रामीण औद्योगिकरण देखने को मिलेगा, रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन आपको देखने को मिलेगा। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है इसका कि इसके माध्यम से हम औद्योगिक जो आपका ग्रामीण औद्योगिकरण है वो भी सुनिश्चित कर सकते हैं। फिर आपका पूरी जो इकोनॉमी है उसमें जो ऑयल का प्राइस है, उसमें जो हमारी ऑयल पर निर्भरता है वो निर्भरता कम होगी, तो जिसकी वजह से हमारा विदेशी मुद्रा की जो भारी बचत है वो भी आपको देखने को मिलेगी। फिर चौथा यहाँ पर अगर आप देखें तो जो वाहन निर्माता है, वाहन निर्माताओं के पास एक नई मार्केट ओपन हो जाएगी, एक नया बाजार जो है वो ओपन हो जाएगा, और इस नए बाजार के माध्यम से वाहन निर्माताओं को और ज्यादा बेनिफिट हो सकता है। इसके अलावा आपका जो पांचवा कंपोनेंट इसमें आपको मिलेगा वो एनवायरमेंट का है। एनवायरमेंट का कंपोनेंट आपको पता है कि जब हम पेट्रोल को कंज्यूम करते हैं, जब हम डीजल को कंज्यूम करते हैं, तो बहुत सारे जो आपके पॉल्यूटेंट्स हैं वो आपको वातावरण में जाते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे में जब हम E100 का इस्तेमाल करेंगे जो कि बहुत क्लीन फ्यूल माना जाता है, तो उसके माध्यम से हमारे एनवायरमेंट को भी फायदा होगा। तो ये 5 नोड जो हैं, ये 5 कंपोनेंट जो हैं वो हमारी इकोनॉमी में, वो हमारे पूरा जो बायो मोबिलिटी इकोसिस्टम है उसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो सरकार एक एकीकृत इंटीग्रेटेड नेशनल पॉलिसी जो है वो यहां पर बनाने का प्रयास कर रही है, जिसको हमने डिटेल से डिस्कस कर लिया है। चलिए अब अंत में आपके लिए करंट अफेयर का सवाल है, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सवाल में आपसे पूछा गया है, भारत में हाल ही में अनुमोदित E100% एथेनॉल ईंधन के संबंध में वाहनों के लिए विशेष इंजन
अंशांकन या कैलिब्रेशन और ईंधन प्रणाली घटकों की आवश्यकता क्यों होती है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए, क्योंकि एथेनॉल का ऊर्जा घनत्व जीवाश्म ईंधन की तुलना में काफी अधिक होता है। ऑप्शन बी, ताकि मानक पेट्रोल इंजन वाले वाहनों को बिना किसी संशोधन के E100 पर चलाया जा सके। ऑप्शन सी, क्योंकि एथेनॉल नमी को आसानी से सोखता है और पेट्रोल की तुलना में अधिक कोरोजिव या संक्षारक हो सकता है। और ऑप्शन डी, एथेनॉल के उपयोग से माइलेज में होने वाली 25 से 30% की वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए। तो इसका सही जवाब क्या होगा वो आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है कि यहाँ पर आपका E100 को लेकर के जो सवाल आपसे पूछा गया है उसका सही जवाब क्या है। तो इसी नोट के साथ करते हैं आज की अपनी वीडियो को समाप्त। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए हैं वो सारे टॉपिक आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।